हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 2 के साथ वापस आ गए हैं हम। तो अब जो है हमने पिछली क्लास में ये देखा कि मैटर क्या होता है, क्या उसकी क्लासिफिकेशंस होती हैं और उसके छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जी हाँ, तो अब हम ये देखेंगे कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, हमने देखो अगर याद हो तो एक उसमें प्रॉपर्टी करी थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वो लगातार मूव कर रहे होते हैं, है ना। तो अगर आपने थोड़ी सी अभी फिजिक्स पढ़ ली है, देखो अगर नहीं पढ़ी है तो चिंता मत करो, कुछ दिनों में फिजिक्स की भी सीरीज में लेके आ रहा हूं। लेकिन अगर आपने पढ़ ली है या नहीं भी पढ़ी है तो समझो कि अगर कोई चीज जब मूव हो रही होती है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव हो रहा होता है, चाहे आप खुद भागो, तो हम कहते हैं उस ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ स्पीड है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है। जी हाँ, यानी कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, किसी भी मैटर के जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। ये बात समझ में आई। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ज्यादा फास्ट पार्टिकल मूव करेंगे, उतनी ज्यादा उनकी स्पीड होगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसके पार्टिकल्स में होगी? गैस के, उसके बाद लिक्विड के और सबसे कम सॉलिड के। बिल्कुल। अब लेकिन इस काइनेटिक एनर्जी के बारे में ना हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देख सकते हैं। देखो, ये एक मैं कह रहा हूं कि इस बॉक्स के अंदर हमारी अभी कुछ गैस भरी हुई है, देखो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको हीट करना चालू कर दूं, मैं इसको क्या करना चालू कर दूं? हीट करने से क्या होगा? ये गैस जो है गर्म होगी और इसके पार्टिकल्स जो हैं वो और फास्ट मूव करेंगे, इधर उधर हिट करेंगे, इनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी और इनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी किसी गैस को हीट करने से, उसका टेम्परेचर बढ़ाने से, इंक्रीज करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है। ये बात समझ में आई। लेकिन हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, अब ये समझते हैं। देखो, एक्चुअली होता क्या है, अगर मान लो मैंने एक ये बॉक्स लिया, इसके अंदर मैंने कोई गैस डाल दी, मान लो इसके अंदर मैंने गैस डाल दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस मैंने इसके अंदर डाल दी। अब मैंने क्या किया, इसको फटाफट से थोड़ा सा खोला और इसके अंदर ना मैंने ऑक्सीजन गैस भी डाल दी। अब इसके अंदर कितनी गैसेस हो गई? दो गैसेस हो गई। वो गैसेस क्या होंगी? आपस में मिक्स हो जाएंगी, जैसे हमारी हवा में होती हैं। अगर इसी को हम गैसेस के रूप में ना लें और अपने आसपास इस कमरे में लें, हमारे कमरे में क्या है? एयर है, मिक्सचर ऑफ ऑल द गैसेस। और अब मान लो हमने कुछ खाना बनाया, किचन में कुछ खाना बना, तो क्या होगा? किचन से आप तक वो स्मेल जो है उड़ी चली आ जाएगी। जैसे ही खाना बना वही आपको स्मेल आ जाएगी। आज तो घर में नमकीन चावल बने हैं, या आज तो घर में मैगी बनी है, या आज तो घर में छोले चावल बने हैं, जो भी बना है, ठीक है, तो आपको उसकी स्मेल आ गई। यानी जो भी आपके किचन में, दूर कमरे में एक फूड बना, उस फूड की स्मेल आपको दूसरे रूम तक आ जाएगी। ये कैसे हुआ? देखो, ये जो फूड बना ये हमारा कहलाता है हॉट सिजलिंग फूड। अगर आपको शायद समझ में आ रहा हो तो हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये एक, कि हमारा जो खाना है, गरम गरम ताजा खाना, हॉट सिजलिंग फूड, जब वो बना तो उसमें से क्या होता है? उसमें से कुछ गैसेस रिलीज होती है। उसमें से जो गैसेस हैं उनके अंदर वो स्मेल होती है। तो उसमें से जो गैसेस रिलीज होती है ना, वो एयर में ऑटोमेटिकली मिक्स होने लगती हैं। तो इसको हम थोड़ा एक अच्छा शब्द देते हैं, थोड़ा साइंस में हम इसे अच्छा शब्द देते हैं, डिफ्यूज होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? डिफ्यूज। वो जो स्मेल है वो एयर में डिफ्यूज होती है। वो जो गरम गरम खाने में से गैसेस निकल रही हैं, उसमें से जो स्टीम निकल रही है वो डिफ्यूज होती है एयर के साथ,
और वो उसके साथ 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 पूरे घर में फैल जाती है और हमें भी आ जाती है। बिल्कुल। तो अब देखो, यहां से हमें समझ में आया कि जो डिफ्यूजन है उसकी मदद से कोई दो चीजें ऑटोमेटिकली मिक्स होती हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि एक आप ग्लास पानी लो, उसमें थोड़ा सा आप इंक डाल दो, अपने पेन की इंक डाल दो, तो वो इंक अपने आप पानी में मिक्स होने लगेगी, वो भी डिफ्यूजन है। वहां आप देखोगे डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है। जब घर में खाना बनेगा वहां डिफ्यूजन फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड में डिफ्यूजन थोड़ा स्लो होता है, गैस में डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होता है। अच्छा, इसका एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल करते हैं। हमने देखो अभी क्या कहा, डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं, डिफ्यूजन के लिए मैंने आपको बोला कि गैस में होता है फास्ट और लिक्विड में होता है स्लो, यही कहा ना हमने। लेकिन हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां गैस में भी स्लो होगा। देखो कैसे, अगर मान लो आपके घर में आइसक्रीम आई बाहर से, क्या आपको आइसक्रीम की भी खुशबू उतनी तेज आ जाएगी जितनी आपको किसी जलेबी की आती, समोसे की आती? जो गर्म खाने की खुशबू है, क्या उसी तरह ठंडे खाने में भी खुशबू आती है? नहीं। ठंडे खाने में खुशबू सिर्फ तब आएगी जब आप उसके पास जाओगे, उसे चम्मच से उठाओगे और अपने मुंह तक लाओगे, भूख लगाई। लेकिन गर्म खाने की खुशबू जो है वो हर जगह फैल जाती है। यानी जब हम हॉट फूड लेंगे, गरम गरम खाना लेंगे, तो इसमें जो डिफ्यूजन है वो कैसी होगी? फास्ट। लेकिन जब हम कोल्ड फूड लेंगे तो इसमें डिफ्यूजन कैसी होगी? स्लो। इसमें डिफ्यूजन कैसी होगी? स्लो। इसका रीजन बताइए। हाँ जी, इसका रीजन बताइए, इसका रीजन क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब हम किसी चीज को, किसी गैस को हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, मॉलिक्यूल फास्ट फास्ट मूव करते हैं। तो जब आपने घर में खाना बनाया, अगर वो खाना गर्म है तो क्या होगा? उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो जोर जोर से टकराएंगे एक दूसरे से, वो हवा के मॉलिक्यूल में भी बहुत फास्ट जाके मिक्स हो जाएंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अगर वो खाना ठंडा होता तो उसके मॉलिक्यूल उतना फास्ट नहीं जाते, उसके मॉलिक्यूल इतना फास्ट नहीं जाते और वो डिफ्यूज नहीं होते। अगर खाना गर्म है तो वो मॉलिक्यूल फास्ट जाएंगे और डिफ्यूजन फास्ट होगा। अगर वो खाना ठंडा है तो वो मॉलिक्यूल जो है वो धीरे 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 आगे जाएंगे और बहुत दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपको किचन में रखे ठंडे खाने की स्मेल नहीं आएगी कभी भी, लेकिन गर्म खाने की स्मेल हो सकता है। आप स्कूल से घर आओ तो घर घुसने से पहले आपको पता चल जाए आज घर में क्या बना है, होता है। तो ये हमारा टॉपिक है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डेफिनेशन लिख लीजिए। अब समझ में आ गया अच्छे से? डिफ्यूजन की डेफिनेशन लिखते हैं। डिफ्यूजन इज द intermixing of particles of matter. Diffusion is the intermixing of particles of matter on their own, यानी खुद से। यानी कि अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है, मैटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हमने उसमें कुछ नहीं किया, वो अपने आप मिक्स हो गए, तो ये कहलाता है हमारा डिफ्यूजन। ये बात समझ में आई? चलिए अब आगे चलते हैं। हमने ये देखा कि कोई भी अगर चीज है वो जितनी ज्यादा गर्म होगी उतने उसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करेंगे। तो इसी को अगर हम उल्टी कहानी लेके चले कि जितना आप किसी चीज को ठंडा करते जाओगे, जितना आप किसी चीज को ठंडा करते जाओगे उसके पार्टिकल्स स्लो होते जाएंगे। तो
कोई ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आएगा, कोई ऐसा स्टेट आएगा जब आपने किसी चीज को इतना ज्यादा ठंडा कर दिया कि उसके पार्टिकल स्लो हुए स्लो हुए स्लो हुए स्लो हुए और रुक गए। पार्टिकल स्लो होते गए होते गए होते गए और एक पॉइंट पे आके अब वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहे, एक जगह फिक्स हो गए। क्या आप किसी चीज को उससे भी ज्यादा ठंडा कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब उसको ठंडा कर ही नहीं सकते। देखो, किसी भी चीज को गर्म करने की कोई लिमिट नहीं है। आप उसको जितना गर्म करोगे उसके पार्टिकल उतना तेज मूव करते जाएंगे, जितना ज्यादा आप उनको तेज मूव करा लो। ठीक है, इसकी इन जनरल हम कोई लिमिट नहीं बोलते। लेकिन अगर आप किसी चीज को ठंडा कर रहे हो, थोड़ी देर बाद क्या होगा, उसके पार्टिकल एकदम रुक जाएंगे। तो ऐसे टेम्परेचर पे जहां सब चीजों के पार्टिकल एकदम रुक जाते हैं, जहां कोई पार्टिकल मूवमेंट नहीं होती, एक ऐसा टेम्परेचर वेयर एवरीथिंग स्टॉप्स, जहां सब एक्चुअली स्टॉप हो जाता है, यह टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। यह टेम्परेचर क्या कहलाता है? एब्सोल्यूट जीरो। क्या आपके फ्रिज में यह टेम्परेचर आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये केमिस्ट्री लैब में, बहुत हाई टेक्नोलॉजी लैब में ये टेम्परेचर जो है वो पाया जाता है, और कंप्लीटली इस टेम्परेचर तक तो पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है ना, ये सिर्फ किताबी भाषा है, एक्चुअल में ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो एब्सोल्यूट जीरो कितना होता है? ये -273 डिग्री सेल्सियस। सोचो, जब -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, आप मान लो गए हो लेह लद्दाख, बर्फ, वहां टेम्परेचर पहुंच गया -12 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे जम जाते हैं कि बस पूछो मत क्या हो गया, है ना। तो ये तो हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। यहां पे इंसान तो सरवाइव कर ही नहीं सकते, इंसान तो -30-40 डिग्री सेल्सियस में भी नहीं कर सकते। ये टेम्परेचर में तो क्या होगा, आपके सारे जो एटम मॉलिक्यूल है ना, वो वाइब्रेट करना भी रोक देंगे, कोई मैटर की मूवमेंट नहीं होगी यहां। तभी इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, यहां कोई मूवमेंट नहीं होती। तो इस टेम्परेचर को हमारा एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का फर्स्ट नेम आप गूगल कर लेना क्या था, हम घनश्याम बुलाते हैं, तो साइंटिस्ट का नाम था घनश्याम केल्विन। तो हमें सिर्फ सरनेम से मतलब है, केल्विन। साइंटिस्ट का नाम था केल्विन। उसने इस चीज को देखा और उसने कहा क्यों ना हम इस लोएस्ट टेम्परेचर को, जिसका नाम ऑलरेडी एब्सोल्यूट जीरो ही है, इसको हम 0 केल्विन बुला दें। भाई सेल्सियस में आप इसको नंबर दे रहे हो, उसने कहा केल्विन में इसे 0 केल्विन ही बुला दो। ऐसे ही अगर मान लो -272 डिग्री सेल्सियस होगा, तो वो कहता आप इसे केल्विन में 1 केल्विन बुला दो। यानी कि जितना सेल्सियस में आगे बढ़ते जाओ उतना केल्विन में भी आगे बढ़ते जाओ। तो यहां से हमारे जो घनश्याम केल्विन जी थे, इन्होंने हमें कन्वर्जन दिया कि जो टेम्परेचर आप केल्विन स्केल पे लिखोगे ना, वो इक्वल होगा किसके? टेम्परेचर ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल, और उसमें बस 273 ऐड कर देना, उसमें बस 273 ऐड कर देना। यानी कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिख रहे हैं -273 डिग्री सेल्सियस, तो अगर इसमें मैं 273 ऐड कर दूं तो कितना आया? 273 आ गया 0, तो ये हो गया 0 केल्विन। अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पे मान लो, हमारा रूम टेम्परेचर एसी में कितना सेट करते हैं? 25। मान लो हम कह रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में करने के लिए क्या करोगे? 273 ऐड, तो ये कितना हो गया? 298 केल्विन। केल्विन में ये कितना हो गया? 298 केल्विन। समझ में आ गई बात? शाबाश। अगर मैं कहूं मुझे केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और सेल्सियस में करना है, तो कैसे करेंगे? मान लो हमें टेम्परेचर केल्विन में दिया है कुछ 300 केल्विन,
तो हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273, प्लस 273। अब 273 को इधर लाके माइनस कर दो, तो 300 माइनस 273 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस में ये टेम्परेचर कितना हो गया, 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर आ जाएगा। ये बात समझ में आई। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो लोएस्ट टेम्परेचर होता है वो होता है, ओके हॉर्न प्लीज, वो होता है 0 केल्विन, वो होता है 0 केल्विन। और 0 केल्विन की मदद से हमने ये देखा कि कैसे केल्विन और सेल्सियस में हम कन्वर्जन कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन आपके पेपर में डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। अगर यूटीज आप दे चुके हो तो आपको पता होगा कि हर यूटी में इस चैप्टर का जो भी यूटी हुआ है उसमें इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। समझ में आ गई बात, आगे चलते हैं। डिफ्यूजन समझ में आ गया आपको, बहुत बढ़िया बात है ये। आपको समझ में आ गया केल्विन से सेल्सियस में कैसे जाते हैं, सेल्सियस से केल्विन में कैसे आते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब जो है हम एक टॉपिक और कर लेते हैं कि अगर कोई गैस है, उस गैस को मुझे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसका बहुत इजी सा किया था। गैस को आप कूल करोगे और कूल करके इसे हम कहते हैं कि ये क्या होगी, कंडेंसेशन, और वो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो यानी कि एक तरीके से ये क्या हो गया, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस। ये बात समझ में आई। हाँ जी, ये था हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन गैस। ऐसे ही हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, यानी कि प्रेशर को बढ़ाने या घटाने से गैस पे किस तरह इफेक्ट आएगा। बहुत ही आसान है। देखो, प्रेशर क्या होता है, किसी चीज पे दबाव डालना, जैसे आप पे दबाव डालते हैं, कौन डालते हैं, अच्छा शाबाश, घर वाले दबाव डालते हैं। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन गैस, एक गैस है, बड़ा अच्छा खासा खेलता कूदता पार्टिकल उसके दूर दूर इधर उधर भाग रहे हैं। अगर उस गैस पे प्रेशर लगा दो, क्या होगा, पार्टिकल पास पास आने लगेंगे। भाई एक गैस है, उसके पार्टिकल सारे दूर 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 है, आप उन पे प्रेशर लगाओ, पार्टिकल पास पास आएंगे, और जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड। उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड। यानी कि इफ वी इंक्रीज प्रेशर, जो गैस है वो लिक्विड बन जाएगी। अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस लिक्विड बन जाएगी, और ये एक्चुअली किया भी जाता है। इसमें क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं और थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं टेम्परेचर को, तो सहायता हो जाती है। उसको क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज और थोड़ा ठंडा भी कर देते हैं, जिससे कि वो और जल्दी पास आना चाहे। प्रेशर को करते हैं इंक्रीज, टेम्परेचर को करते हैं डिक्रीज, तो गैस क्या बन जाती है, लिक्विड बन जाती है। आपके घरों में सिलेंडर आता है, सबके घरों में गैस सिलेंडर आता है, ठीक है, कभी ना कभी तो आपने देखा ही होगा। वो गैस सिलेंडर जो है उसके अंदर लिक्विड होता है या गैस होती है। सर ये तो आप अपनी बातों में ही शायद फंस नहीं गए, आपने कहा गैस सिलेंडर, लेकिन फिर भी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, उस सिलेंडर में गैस होता है या लिक्विड होता है। देखो नाम ही गैस सिलेंडर है, लेकिन अगर ध्यान से सोचो तो वो क्या होता है, एलपीजी। एल की फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पूरी फुल फॉर्म क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल से लिक्विफाइड, यानी कि उसके अंदर जो गैस होती है पेट्रोलियम गैस,
वो लिक्विफाइड होती है, लिक्विड की फॉर्म में होती है। आप कभी सिलेंडर को हिलाओगे ना तो अंदर से आवाज भी आएगी, जैसे उसके अंदर कोई लिक्विड हो, पानी हो फॉर एग्जाम्पल। तो वो गैस को लिक्विफाई किया कैसे जाता है, उस सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर पे वो गैस जो है स्टोर होती है, बहुत हाई प्रेशर पे। तभी सिलेंडर जो होता है वो बहुत थिक वॉल का होता है। अगर मान लो पतला सा सिलेंडर होगा तो क्या होगा कि हाई प्रेशर अगर उसमें रख दिया हमने गैस का, तो वो तो उसको फाड़ देगी सिलेंडर को, सिलेंडर तो सेफ रख ही नहीं पाएगा गैस को। इसीलिए जो सिलेंडर होता है वो बहुत थिक होता है, बहुत हैवी भी होता है इसीलिए। तो गैस हमारी लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, और यहां से हम ये देख सकते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने से, टेम्परेचर डिक्रीज करने से हम गैस को लिक्विड फॉर्म में कर सकते हैं। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर हो गई? ठीक। अब ये देखते हैं, अब हम ये देखते हैं कि अगर हमें गैस चाहिए, अगर हमें गैस चाहिए तो हम क्या करते हैं, लिक्विड को गर्म करते हैं, लिक्विड को बॉईल करते हैं, और बॉइलिंग से हमारे पास गैस आ जाती है। भाई पानी को आपने जो है वो एक भगोने में भरा, गैस पे रख दिया, गैस ऑन करी, तो पानी गर्म होने लगेगा और पानी उड़ जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आपने क्या किया, एक उसी भगोने का पानी जो है वो गैस पे रखने की बजाय आपने बाहर सड़क पे डाल दिया, आपने बाहर सड़क पे वो सारा पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो सारा पानी थोड़ी देर में उड़ जाएगा, वो सारा पानी थोड़ी देर में उड़ जाएगा, यानी इवेपोरेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग और इवेपोरेशन, बॉइलिंग और इवेपोरेशन ये दो ऐसी चीजें हैं जिन दोनों से आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो, आप किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या ये दोनों चीजें एकदम सेम है? बिल्कुल भी नहीं। बॉइलिंग में तो आपने उसको गैस पे रखा, गैस ऑन करी, बहुत ज्यादा हीट उसको दी और वो सारा पानी उड़ गया। इवेपोरेशन में आपने वो पानी बस बाहर फेंक दिया और वो धीरे धीरे उड़ गया। देखो होता क्या है, बॉइलिंग इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस, इट इज अ फास्ट प्रोसेस। इवेपोरेशन फास्ट प्रोसेस नहीं है, इट इज अ स्लो प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस। चलो एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग हमेशा कैसे की जाती है कि आपने भगोने में पानी भरा, उसको गर्म किया, पानी उड़ रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने एक चम्मच में पानी रखा और उसको गैस के ऊपर रख दिया, ऐसे तो कभी नहीं करोगे ना, हमेशा बल्क में चीजें लेते हो। तो ये क्या होता है, इट इज अ बल्क फिनोमिना, बल्क में आप पानी लेते हो और उसको बॉइल करते हो, इट इज अ बल्क फिनोमिना। इवेपोरेशन में क्या होता है, इवेपोरेशन में क्या होता है, आपने पानी लिया, उसको सड़क पे फेंक दिया, वो इवेपोरेट हो रहा है। अगर आप मान लो भगोना जाके आप सड़क पे रख देते, क्या वो पानी इवेपोरेट होता? अगर मान लो कड़कती धूप है तो भी वो पानी इवेपोरेट बहुत धीरे 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 होता है। इवेपोरेशन में देखो होता क्या है, जो पानी की ऊपर की लेयर होती है ना, वो ऊपर की लेयर इवेपोरेट हो जाती है, फिर उसके नीचे की लेयर जो होती है वो सबसे ऊपर वाली बन जाती है, फिर वो इवेपोरेट हो जाती है। यानी लेयर बाय लेयर बाय लेयर इवेपोरेशन होता है। पानी का आपने एक बर्तन लिया ना, उसे बाहर रख दिया, तो पहले वो ऊपर की पतली सी लेयर इवेपोरेट होगी, फिर अगली, फिर अगली, फिर अगली। यानी जितने चौड़े बर्तन में आप उसे रखोगे उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा, और सड़क पे फैला ही दोगे तो बहुत जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा। यानी आपने कितना सरफेस रखा, वो सरफेस से डिपेंड होता है इवेपोरेशन कितना फास्ट होगी। तो इट इज अ सरफेस फिनोमेना, कि ये सिर्फ सरफेस पे आकर करता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि इट इज अ सरफेस फिनोमेना, इवेपोरेशन सिर्फ जो ऊपर का सरफेस है ना उस पे आकर होता है। फिर हमारा आता है तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि बॉइलिंग कब होती है?
बॉइलिंग पॉइंट पे, जैसे पानी जो है आप उसे गर्म करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा 30 डिग्री, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो बॉइल कब होगा? वो बॉइल होगा अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट, अकर्स एट बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग कब होती है? सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जाके वो चीज एक्चुअली बॉइल होगी। ये बात समझ में आई? यही दूसरी तरफ हम इवेपोरेशन में बात करें ना, इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। इवेपोरेशन में बॉइलिंग पॉइंट, इतना पानी को गर्म होने की जरूरत ही नहीं है, पानी बहुत जल्दी उड़ जाता है। यानी कि इवेपोरेशन अकर्स मच बिलो बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन अकर्स मच बिलो बॉइलिंग पॉइंट। तो ये था हमारा बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फर्क। ये बात समझ में आई आपको? देखो, बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों में पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बॉइलिंग में हमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। पानी फटाफट गर्म हो रहा है, पानी जो है वो फटाफट गर्म हो रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा एनर्जी लगा रहे हैं हम, और वो तभी सिर्फ उड़ रहा है जब वो 100 डिग्री सेल्सियस आ गया। दूसरी तरफ इवेपोरेशन में हम क्या देख रहे हैं कि स्लो प्रोसेस है। इवेपोरेशन कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, हीट नहीं लगानी पड़ रही, सिर्फ जितना आपने सरफेस रखा ऊपर का वो सरफेस एक बार में इवेपोरेट होगा, और ये बॉइलिंग पॉइंट से बहुत पहले ही हो जाएगा। ये बात समझ में आई? ये हो गए हमारे 3 पॉइंट बॉइलिंग और इवेपोरेशन के। एक और पॉइंट इसमें बच जाता है, और उस एक पॉइंट के ऊपर ही हमारी एक वीडियो भी आएगी। उस वीडियो में ही एक्चुअली हम क्वेश्चंस करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने लिख लिया हो ये सब, नहीं तो पॉज करके रिवाइंड करके लिख लो। जो हमारा 4th पॉइंट है उसके बेसिस पे ही हमारे जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चौथा पॉइंट है कि जब बॉइलिंग होती है और जब इवेपोरेशन होती है, उनके आफ्टर इफेक्ट्स। देखो, जब कहीं भी इवेपोरेशन होती है ना, तो वहां क्या होता है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन होती कैसे है? हमने मान लो ये सैनिटाइजर लिया, हमने ये एक सैनिटाइजर लिया, हमने इसको हाथ पे डाला। अब क्या होगा? ये सैनिटाइजर जो है ना, ये हाथ से अपने आप इवेपोरेट होना चालू हो गया। ये सैनिटाइजर जो है ये हाथ से अपने आप इवेपोरेट होना चालू हो गया। कैसे? ये मेरे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ये मेरे हाथ की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और मुझे ठंडा ठंडा फील कराएगा, क्योंकि मेरे हाथ की हीट तो इसने खींच ली, तो मेरा हाथ कैसा हो जाएगा? एकदम ठंडा ठंडा चिली हो गया मेरा हाथ अब। तो इसीलिए इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग आ जाती है। आपको गर्मियों में पसीना आता है, आप पंखा ऑन करते हो, वो पसीना इवेपोरेट होता है और आपको ठंडा ठंडा बड़ा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ बॉइलिंग की हम बात करें तो बॉइलिंग डज नॉट कॉज एनी सच कूलिंग इफेक्ट। बॉइलिंग में ऐसा कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ इवेपोरेशन में होता है, क्योंकि इवेपोरेशन में पानी को कहीं से अच्छे से हीट मिल नहीं रही होती है, तो वो थोड़ी बहुत अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है और इवेपोरेट हो जाता है। तो जो सराउंडिंग है वो कूल हो जाती है। ये बात समझ में आई? चलिए, तो ये थी हमारी सेकंड वीडियो। अब हम थर्ड वीडियो में देखेंगे कि सॉलिड से लिक्विड जब कोई चीज जाती है तो उसमें कुछ केमिस्ट्री के राज छुपे हुए हैं। जब वो सॉलिड से लिक्विड जा रही है तो कुछ बड़ी रहस्यमय चीज उसके अंदर हो रही होती है, वो हम अपनी थर्ड वीडियो में देखेंगे। अब आई होप कि आपने सारे नोट्स जो है कॉपी कर लिए हो, और आप अब एक और बार इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, जिससे कि आपको अच्छे से लर्न भी हो जाए। चलिए, ओके।